ओके, सो वेलकम टू एक्सीलेंस हैकन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर एएस बायोलॉजी। और मुझे आपको बताना है कि इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी इसमें ग्रिप होनी चाहिए। आप हर एक ऑर्गेनल की पोजीशन, उसका फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। दिस चैप्टर गोना बी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है। अगर आप इस चैप्टर में वीक हो, इसका मतलब है कि आपसे बायोलॉजी के बाकी चैप्टर्स भी सही नहीं हो पाएंगे, बिकॉज ये बेस है बायोलॉजी की, ठीक है। और इसमें जितनी भी चीज़ें वो सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप A2 में हो और AS रिवाइज करने आए हो यहाँ पर, सो यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो आपका A2 में है, and centrioles, obviously the chromosomes for the meiosis, ठीक है, and you need to also focus on the chloroplast for your फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर अभी आप एएस में, तो ये चीज़ें आप इतना फोकस नहीं करो, पर ऑब्वियसली यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन दीज ऑर्गेनल्स, ऑल द ऑर्गेनल्स विच आर मेंशन इन द एनिमल सेल एंड अ प्लांट सेल। तो इस वीडियो में जितना हो सका हम एनिमल सेल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद प्लांट सेल हुआ तो डिस्कस करेंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुझे इतनी ज़्यादा तेज़ी से भगाना नहीं है, ये चैप्टर बहुत डिटेल से लेकर चलेंगे, जितनी डिटेल आपके कैम्ब्रिज A-लेवल में रिक्वायर्ड है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो डायग्राम है ये बेसिकली एक एनिमल सेल की डायग्राम है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन है, क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, सब बता देता हूँ, और इनके फंक्शंस, इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं अभी, ओके। सबसे पहले देखो कि हमारे पास जो ये एनिमल सेल है, इसमें सबसे बड़ा ऑर्गेनल कौन सा है। अच्छा, ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनल का मतलब होता है लिटिल ऑर्गन, ओके, छोटा सा ऑर्गन, उसे हम ऑर्गेनल कहते हैं। और याद रखना कि ऑर्गेनल कहाँ पर होते हैं? इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? इट्स अ जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इट्स अ जेली लाइक फ्लूइड जो कि हमारे पास एनिमल सेल में होता है, यानी कि पूरा एनिमल सेल में हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक लाइसोसोम्स हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, एंड देन वी आर हैविंग द माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनल्स। अच्छा, अब सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल कौन सा है? अगर आपको ये लग रहा है कि लार्जेस्ट ऑर्गेनल सबसे बड़ा न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब यू आर करेक्ट, क्योंकि देखो न्यूक्लियस का साइज़ कितना बड़ा है, ठीक है। सो इन एनिमल सेल अपने नोट्स में लिखो कि न्यूक्लियस हमारे पास लार्जेस्ट ऑर्गेनल है। अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पर क्या चीज़ मेंशन है? यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो मेंशन है वो है न्यूक्लियर एनवेलप। व्हाट डू यू मीन बाय एनवेलप? अब इस बात को अपने नोट्स में लिख लो कि जहाँ पे भी वर्ड एनवेलप का आएगा, उसका मतलब है कि हमारे पास दो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। जिस भी स्ट्रक्चर के पास दो मेम्ब्रेन होंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारे पास, एंड वी आर हैविंग दी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसी तरीके से न्यूक्लियस है, इनके पास एनवेलप्स होते हैं। एनवेलप्स का मतलब होता है, एनवेलप्स का मतलब होता है कि दे आर हैविंग टू मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस में हमारे पास दो मेम्ब्रेन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। वी कंबाइनली कॉल इट न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। तो आपको उसके आगे नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी पढ़ लेना और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी आपकी। स्ट्रक्चर से देखो, वी आर हैविंग द न्यूक्लियर पोर्स। अच्छा, बाय द वे यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स मेंशन नहीं है। न्यूक्लियर पोर्स किसे कहते हैं? द स्पेस और द गैप बिटवीन द न्यूक्लियर एनवेलप। ये बेसिकली इसलिए होते हैं ताकि आपके जो सब्सटेंसेस हैं वो ट्रांसपोर्ट ईजीली हो जाए, यानी कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में। व्हाट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म? अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। न्यूक्लियोप्लाज्म इज़, अगर आसान वर्ड्स में बताऊँ, अगर तुम्हें साइटोप्लाज्म का मतलब पता चल गया कि इट इज़ द जेली लाइक स्ट्रक्चर इन द एनिमल सेल विच कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनल्स, तो ये भी समझ लो कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है। आई होप आई क्लियर यू, ठीक है। जो न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे पास ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक न्यूक्लियोलस, ठीक है। और न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है? बेसिकली ये हमारे पास राइबोसोम्स बनाते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाता है। ये बात लिख लो, ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, वो ये क्वेश्चन आया था कि जो हमारे पास न्यूक्लियोलस है वो क्या काम करता है? वो mRNA बनाता है, tRNA बनाता है, ठीक है, या फिर हमारे पास rRNA बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था वो rRNA बनाता है, यानी कि राइबोसोमल RNA बनाता है, या राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाता है, ठीक है। और वो ही फिर राइबोसोम्स बनाता है, ठीक है। सो बेसिकली न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है कि वो राइबोसोम्स बनाता है। अच्छा, यू कैन ऑल्सो जस्ट मैंशन कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पूरे एनिमल सेल में, क्योंकि वो हमारे पास हमारा जो सेल है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है।
जैसे हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन यूज़ होता है, ठीक है। यानी कि हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी हमारे काम हो रहे हैं, हमारी बॉडी में एक्शंस हो रहे हैं, वो सब ब्रेन कंट्रोल करता है। इसी तरीके से पूरे एनिमल सेल में न्यूक्लियस सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटी सब कंट्रोल करता है। और एक बात याद रखना, हमारा जो एनिमल सेल है, इसकी सबसे बड़ी और ज़ाहिर बात है हर सेल की ख़ासियत होती है कि वो कभी भी जो है वो फ़ज़ूल में प्रोटीन्स नहीं बनाता। तो वो अब खुद सोचो, वो फ़ज़ूल में प्रोटीन बना रहा है तो उसके लिए उसको जो है प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और कोई भी सेल बिला वजह अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अगर कहीं पर कोई ज़रूरत नहीं होगी प्रोटीन बनाने की, तो वो वहाँ चीज़ नहीं बनाएगा। और जहाँ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वो जल्दी जल्दी प्रोटीन बनाएगा कि भाई हमारे पास फॉर सपोज़ हमने फूड इनटेक किया है, अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोटीन्स रिक्वायर हैं, तो सेल जल्दी जल्दी से प्रोटीन बनाएगा। तो ये प्रोटीन कहाँ से बन रहे हैं? ये न्यूक्लियस से बन रहे हैं। यानी कि बेसिकली इन अदर वर्ड्स न्यूक्लियस सिग्नल देता है सबको कि भाई ये काम करना है, वो काम करना है। तो उसी तरीके से अंडर न्यूक्लियस सारे जो है वो काम हो रहे होते हैं, ठीक है। ओके, एक और बात यहाँ पे लिख लो कि हमारे पास न्यूक्लियस में डीएनए होता है एंड द ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन न्यूक्लियस, ठीक है। अब तुमसे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की साइड पूछ सकते हैं, दोनों क्या चीज़ें ये तुम लोग बाद में पढ़ लेना, बस यहाँ पर ये चीज़ लिख लो। यू कैन जस्ट से इन द सिंपल इन ईजी वर्ड्स, अगर मैं तुम्हें बताऊँ अभी के लिए कि प्रोटीन को बनाते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने के लिए हमें 2 स्टेप चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस में होती है, जो ट्रांसलेशन है वो फिर राइबोसोम्स में होती है। यानी कि न्यूक्लियस और राइबोसोम्स दोनों जो है वो हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि न्यूक्लियस हमारे पास mRNA बनाता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है वो हम प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा वो एक अलग डिटेल चैप्टर है। बाय द वे इस पूरे जो ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, तुम्हें यहाँ पर अपनी ग्रिप अच्छी इसलिए भी करनी क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स इससे रिलेटेड हैं। लाइक तुम्हारे पास माइटोसिस हो गया जिसमें तुम्हें सेंट्रियोल्स और क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देन इन A2 यू आर हैविंग द रेस्पिरेशन जिसमें तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एंड इन फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। सो या और इसी तरीके से राइबोसोम का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसी तरीके से तुम्हें प्लाज्मा या सेल सरफेस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने न्यूक्लियस को डिस्कस कर लिया कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है और वो mRNA बनाता है, और फिर mRNA क्या करता है, साइटोप्लाज्म में जाकर फिर वो ट्रांसलेशन करता है। यानी 2 प्रोसेस बताए थे, एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन, जिससे वो प्रोटीन बना रहा होता है, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास जो ऑर्गेनल है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, और ऑब्वियसली वी आर हैविंग अ माइटोकॉन्ड्रियल एनवेलप, ठीक है। तो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड हुआ हुआ होता है, कुछ इस तरह से गिवन है द डायग्राम, और जो फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं क्रिस्ट है, ठीक है। एक और बात बताते चलूँ कि हमारे पूरे एनिमल सेल में हर किसी का अलग अलग फंक्शन होता है। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन विच रिक्वायर एटीपी। वो रेस्पिरेशन जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का होती है, जस्ट फॉर योर नॉलेज राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि तुमसे एआईएस पे तो पूछा नहीं जाएगा इसके बारे में इतना। एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन और एटीपी एनर्जी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इसका जो है इसके पास एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाय द वे डिटेल से देख लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अलग से भी मैंने बताया हुआ है। तो ये कि इसके अंदर एक मैट्रिक्स होती है। अब वही बात बताऊँ कि मैट्रिक्स क्या होती है, देखो इतने मुश्किल वर्ड्स यूज़ किए हैं, ईजी कर दो। इट इज़ नोन एज अ साइटोप्लाज्म ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स वेरी सुपर ईजी एंड सिंपल। और इसका इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड है उसे क्रिस्टे कहते हैं। अब गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर तुम देखो जो कि न्यूक्लियस से नज़दीक है थोड़ा, ठीक है। गोल्जी एपरेटस हमारे पास एक स्ट्रक्चर है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन बन गया, प्रोटीन बनकर आ गया, और अब ये बताएगा कि प्रोटीन को आगे फर्दर किस में, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा रिच है प्रोटीन में। तुम देखो हमारी बॉडी में जो नेल्स हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जो बाल हैं हमारे, ठीक है, हेयर्स, ये हमारे पास केराटिन से बने होते हैं प्रोटीन। इसी तरीके से हमारे पास मसल्स होती हैं वो मायोसिन प्रोटीन से बनी हुई होती है ना, ठीक है। और इसी तरीके से मायोग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, हमारे पास सेल में होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी लाइक ऑक्सीजन कैरी करते हैं बेसिकली, ठीक है। इसी तरीके से तुम पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और वो सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं इन नेचर।
तो हमारी बॉडी में ओवरऑल प्रोटीन सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, ठीक है। तो ये सारे प्रोटीन्स लाइक अब एंजाइम बनाना है या क्या बनाना है वो सब मॉडिफाई करने के लिए गोल्जी एपरेटस यूज़ होता है। और गोल्जी एपरेटस के जो ये मेम्ब्रेन है, गोल्जी एपरेटस स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इसके मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स और ये जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं सिस्टर्ने। अब बच्चे इसको क्या करते हैं भाई, इतना पैनिक ऑन करते हैं कि वो कंफ्यूज, पहले तो 2-4 दिनों में ये कंफ्यूज रहते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्ट है या सिस्टर्न है या गोल्जी एपरेटस का है। देखो इट्स वेरी सुपर इजी, माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्ट है, गोल्जी एपरेटस का सिस्टर्न है, सही है। गोल्जी एपरेटस का सिस्टर्न है। गोल्जी एपरेटस की जगह जो वो दूसरा नाम भी यूज़ किया गया है लाइक गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो कंफ्यूज नहीं होना। लाइसोसोम्स क्या करते हैं, अच्छा हमारी बॉडी में सेप वैक्यूल, जिस तरह से तुमने प्लांट्स में पढ़ते आए हो लेवल्स में कि हमारे पास प्लांट सेल में सेप वैक्यूल होता है, हमारे पास एनिमल सेल में या तो टेम्पररी सेप वैक्यूल होता है या फिर एक भी सेप वैक्यूल नहीं होता। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मतलब वो एंजाइम जो कि ब्रेक डाउन करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वो हमारे पास ऑलरेडी लाइसोसोम्स में, तो जब वो लाइसोसोम्स है तो हमें सेप वैक्यूल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सही है। तो लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन है और इसमें हमारे पास जो है वो क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। अगर हमारे पास कोई सेल डैमेज होकर आ रहा है या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है या कोई फजूल चीज़ पड़ी है, ठीक है, कोई डैमेज सेल पड़ा है, कोई डैमेज प्रोटीन कुछ भी पड़ा है तो बहुत फजूल है, वेस्टेज है, तो ये उसे ब्रेक डाउन करता है एंड दैट्स इट्स फंक्शन, ठीक है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द राइबोसोम्स, अच्छा इनके बेसिकली तुम्हें एएस में इनके साइज़ भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो राइबोसोम्स का साइज़ 22 नैनोमीटर लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, मैंने तुम्हें बताया प्रोटीन बनाता है ये, लेकिन ये प्रोटीन बनाते कौन सा स्टेप करता है, सेकंड स्टेप विच इज़ नोन एज ट्रांसलेशन। पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे हो रहा होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और फिर न्यूक्लियस से बाहर राइबोसोम्स में ट्रांसलेशन होता है। और ये अंदर से प्रोटीन बाहर कौन लेकर आ रहा है, यानी कि कोड्स बाहर कौन लेकर आ रहा है, mRNA, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस mRNA बनाता है, यानी कि डीएनए mRNA बना रहा है, फिर mRNA न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है। अच्छा बाहर कैसे आ रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप के थ्रू। न्यूक्लियर एनवेलप में जो न्यूक्लियर एनवेलप के जिस बीच में गैप्स हैं, इन गैप्स को न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं और वहाँ से mRNA बाहर आ जाता है ईजिली, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो किस्म के, वन इज़ स्मूथ एंड वन इज़ रफ। अब इस डायग्राम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हें न्यूक्लियस से बहुत दूर दिखाया हुआ है, जबकि इन रियलिटी हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है RER, वो हमारे पास न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से यानी न्यूक्लियर एनवेलप से कंटिन्यूस होता है, वो उससे अटैच होता है, वो उसके साथ बाहर निकलता है, ठीक है, और वो बिल्कुल उससे विदाउट एनी डिस्टेंस पे होता है। लेकिन यहाँ डिस्टेंस शो किया हुआ है, वेल नेवर माइंड, इस चीज़ को याद रखो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन कहाँ होती है, इट इज़ कंटिन्यूस विद द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। और कौन सी मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूस है, आउटर मेम्ब्रेन के साथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, यानी कि प्रोटीन बना रहा होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है कि ये हमारे पास स्टेरॉइड्स बना रहा होता है। अभी मैंने आपको बताया है हमारे पास स्टेरॉइड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, हमारे पास फैट्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, लाइक मेल हार्मोन्स हमारे पास होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन, हमारे पास फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन, तो ये हमारे पास स्टेरॉइड्स हार्मोन्स हैं, ठीक है, हार्मोन्स बनाते हैं बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, ज़ाहिर बात है, तो हमारे पास वो कहाँ से बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन सिंथेसिस कौन बनाता है, कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Finally, moving towards the second last thing that is known as centrioles. Centrioles का क्या function है? अच्छा, centrioles are always located opposite to each other at the side of the nucleus. What I mean to say कि अगर सेंट्रियोल एक नीचे है न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के एक नीचे है सेंट्रियोल, तो दूसरा वाला बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे ऊपर होगा, एक्यूरेटली ऊपर होगा। इसका फंक्शन क्या है, ये तो माइटोसिस में पढ़ोगे, बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हो। सेंट्रियोल्स बेसिकली ये काम करते हैं, बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है, और इसका फंक्शन ये होता है कि ये सेल को बेसिकली डिवाइड करते हैं, बेसिकली न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। हमारे पास जब क्रोमोसोम्स बनते हैं तो वो ये क्रोमोसोम्स को जो है वो क्रोमेटिड में तोड़ के डिवाइड कर रहा होता है। इसी तरीके से हमारे पास जब वो डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेंट्रियोल का क्या फंक्शन है कि जब डीएनए आपस में बन जाता है तो एक साइड एक डीएनए के पार्ट को खींचती है और दूसरी साइड दूसरे डीएनए के पार्ट को खींचती है। तो इसी तरीके से क्या होता है, आइडेंटिकल सेल्स भी बनते हैं, ठीक है, लाइक डिप्लॉइड सेल्स, और लाइक यू कैन से हैप्लॉइड सेल्स भी बनते हैं। इस तरीके से हमारे पास सेंट्रियोल का बेसिकली फंक्शन सेल डिवीजन में होता है कि ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं और
उनके प्रोडक्शन के बाद क्या करते हैं, वो चीज़ स्टक होती है टू द क्रोमोसोम यानी डीएनए, और उसके बाद वो दोनों डीएनए को आपस में एक दूसरे से अलहदा करते हैं ताकि एक सेल में एक डीएनए जाए, दूसरे सेल में दूसरा डीएनए जाए, और इसी तरीके से दोनों सेल में आइडेंटिकल डीएनए चले जाएँ, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आइडेंटिकल डीएनए चले जाएँ, आपके पास बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ होती है, वो खैर माइटोसिस में डिस्कस करने वाले, यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। सो बहरहाल सेंट्रियोल्स का बेसिक क्या फंक्शन है, वो आपका सेल डिवीजन में वर्क करता है। एंड फाइनली मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट थिंग, दैट्स द प्लाज्मा और द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। इसका साइज़ भी याद कर लेना। ये बेसिकली हमारे पास, हम बहुत इसको डिटेल से पढ़ने वाले अपने चैप्टर में सेल सरफेस मेम्ब्रेन में, जिसमें तुम्हें इसकी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया हुआ है। तुम्हें पता है कि हमारे पास एनिमल सेल में एक चीज़ नहीं होती, वो सेल वॉल। और सेल वॉल क्या होती है, वो रिजिड होती है। रिजिड का मतलब सख्त होती है। इट इज़ फुली या कम्प्लीटली परमिएबल होती है, यानी वो हर चीज़ को आना जाना कर देती है, और वो रेगुलर शेप भी देती है। अब एनिमल सेल बेसिकली रेगुलर शेप का तो नहीं होता, ये अगर तुम्हें रेक्टेंगल लग रहा है सो खैर, लेकिन तुम सारे एनिमल सेल देखोगे तो वो इस तरह के नहीं होते, जबकि हमारे पास प्लांट सेल की जो है वो एक बेसिकली शेप होती है कोई ना कोई, ठीक। तो प्लांट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है, वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको पास करवाता है। अब किस तरह से पास करवाता है ये तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में, लेकिन ये बात याद रखनी कि ये अलाउ करता है कुछ कुछ चीज़ों को कि वो पास करे, कुछ कुछ चीज़ें पास नहीं हो सकती। So that is why we call cell surface membrane as a semi permeable or partially permeable membrane. So I hope कि यहाँ तक मैंने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर होंगे आपके। स्टिल एनी कन्फ्यूजन, सो जस्ट कमेंट में बिलो एंड वेट फॉर द रिप्लाई। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से रिप्लाई दूँ। या सो अब तक फ़िलहाल सिर्फ इतना ही कवर करते हैं। डू सब्सक्राइब द चैनल, उन्हें भी भेज दो कि जिनको अभी फ़िलहाल जिन्होंने AI स्टार्ट की अपनी प्रिपरेशन या A2 की प्रिपरेशन में AI प्रिपरेशन रिवीजन कर रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प होती रहे साथ साथ, ठीक है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर।